Let's start. Our new topic is retail banking, unit 4, last unit of retail banking. In this lecture, we are able to learn recovery, how bank can recover his due from the customer. रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, अगर बैंक आपको लोन देती है तो उसकी रिकवरी किस तरीके से करनी है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी रूल्स क्या है, कंडीशन क्या है, ये सब चीज हमको देखना है. लेट्स स्टार्ट. रिकवरी ऑफ रिटेल लोन. बैंक aggressively built up their asset portfolio to expand the business because रिटेल असेट आर वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर इन बैंक. सीधी बात है ना कि बैंक को असेट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि असेट होगी बैंक के पास तो ही वो अपनी इनकम जनरेट कर सकती है. मोर एवर, एज वी लर्न फ्रॉम यूनिट 1 दैट इन रिटेल बैंकिंग द नंबर ऑफ कस्टमर बेस इज वेरी लार्ज. तो वही बताया, टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट द बैंक एक्सपांड देयर रिटेल asset portfolio. Apart from foreign bank, the new generation private bank aggressively expanded their asset portfolio in the decade. MCQ में आ सकता है. The retail asset portfolio of one of the private sector bank has exceeded to above 50% of their total asset portfolio. सीधा बताया कि अगर बैंक को इनकम जनरेट करनी है तो उसको असेट पोर्टफोलियो पे ध्यान देना पड़ेगा. तो वही बताया कि बैंक वाले रिटेल असेट पोर्टफोलियो के जरिए अपनी असेट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते हैं. पब्लिक सेक्टर ऑल्सो एक्सपांड देयर पोर्टफोलियो बट देयर पोर्टफोलियो साइज इज इन द रेंज ऑफ 30%. MCQ में आ सकता है कि भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर प्राइवेट सेक्टर का असेट पोर्टफोलियो कितना होता है, तो 50%, एंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर it is 30%. Accordingly, profit generated from that segment are also accretive. कॉमन है, असेट पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो जितनी असेट का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बैंक का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा. The unsecured nature of resale asset like personal loan, credit card receivable made a portfolio more vulnerable for default because बैंक कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फाइलिंग अ मनी सूट. सीधा ऑलरेडी हमको पता है कि पर्सनल लोन ऐसी है जहाँ पे बैंक कुछ आपका गिरवी नहीं रखती. क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको कुछ मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं होती. तो देर आर मोर चांसेस ऑफ बैड डेट. तो ये कंडीशन में बैंक क्या कर सकती है, एक चीज कर सकती है कि सामने वाले बंदे पे केस फाइल कर सकती है. तो बैंक में ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. इसके लिए बताया गया स्टार्टिंग में ही कि बैंक हैज टू contribute and make their asset portfolio strong. But the aggressive approach of private bank in the year toned down in 2008 due to global financial crisis and impact all over the world, but it is less in India. Already मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से बहुत बेनिफिट रहा है, क्योंकि उस समय 2008-9 का वो दौर था where the whole world is facing financial crisis. बट इंडिया को भी असर हुआ उसका मंदी का, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ. अब देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर डिटेल में. तो इंट्रोडक्शन है. इन केस ऑफ हाउसिंग लोन मेजर रीशेड्यूलिंग वाज डन सो दैट असेट डू नॉट स्लिप टू नॉन परफॉर्मिंग असेट. NPA फुल फॉर्म आ सकता है. नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब ये असेट जो बैंक ने आपके पास से ली हुई है एज ए मॉर्गेज के तौर पे, यानी आपको लोन दिए तो उसके बदले में बैंक ने आपका मकान मॉर्गेज पर रखा हुआ है. द परसेंटेज ऑफ रिटेल असेट टू टोटल असेट हैज कम डाउन फ्रॉम 24.5% इन 2008 to 21. सीधा एक बेनिफिट है. Growth of retail asset come down from 40.9% to 17%,
एंड 4% इन 2009। देखो कितना सब चेंजेस बैंक के अंदर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। हाउसिंग लोन वेंट डाउन टू 12.7 एंड 4.1%। देख लो डिफरेंस, आप चेक कर सकते हो। ऑटो लोन हैज नेगेटिव ग्रोथ। पर्सनल लोन क्योंकि बेसिकली रीशेड्यूलिंग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? पॉइंट नंबर वन, कि अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक क्या करेगी। तो सिर्फ आपको डेटा याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन जनरल there was all around negative growth in all segment of retail banking. The main reason for this phenomenon are global financial turmoil। जैसे turmoil का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो अप एंड डाउन होते रहते हैं, जैसे लोन डिफॉल्ट, नॉन परफॉर्मिंग, ये सब चीज़ें बैंक में ज़्यादा असर करती है। तो आपने वही पढ़ा कि रिकवरी कैसे करी, अगर सामने वाला पेमेंट नहीं करता तो क्या करना है। तो देखो आ गया डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग इन रिटेल लोन। यहाँ से तुम्हारा चैप्टर 4 यूनिट 2 यूनिट 4 स्टार्ट होता है। वो तो हमने इंट्रोडक्शन देखा कि बैंक को पोर्टफोलियो असेट के तौर पे कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और क्यों करना चाहिए। अब हमारा टॉपिक तो ये रिकवरी, दैट इज डिफॉल्ट। तो पहले डिफॉल्ट समझते, डिफॉल्ट क्या है। तो डिफॉल्ट इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट विच हैपन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एग्रीड इंस्टॉलमेंट। सीधी बात है, अगर सामने वाला कोई पे नहीं करता बैंक को, तो सामने वाली पार्टी को डिफॉल्टर बोला जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉल्ट ग्रेड इट अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम सिंपल ओवरड्यू एंड स्टेजेस। यानी कॉमन है, सबसे अपने हफ्ते नहीं बढ़े, पहले हफ्ते से ओवरड्यू है कि आधा बाकी है, तो ये सब चीज़ें भी डिफॉल्ट में देखी जाती है। अब आता है डिफॉल्ट इन होम लोन। बेसिकली होम लोन आर ऑफर इन टू फॉर्मेट, वन इज फिक्स प्राइसिंग एंड सेकंड इज वेरिएबल प्राइसिंग, जिसको अपने फ्लोटिंग प्राइसिंग भी बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट। स्टीप चार्जेस इंटरेस्ट से 200 to 300 basic point will change the equilibrium of repayment. It will increase the EMI. If the customer will not able to service the higher EMI, the loan repayment under default। सीधी है ना, कस्टमर पे नहीं करता तो डिफॉल्ट में आ जाएगा। And if the loan installment are not serviced for 3 months, then the loan become NPA। सब MCQ में आ सकता है कि अगर एक आध हफ्ता नहीं भरता तो डिफॉल्ट है, मगर वो 3 हफ्ते संलग्न नहीं भरता तो एनपीए में आ जाता है, कि नॉट परफॉर्मिंग असेट में आ जाता है। हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर कस्टमर पैसा नहीं भरता तो तुम तो बैंक हो, तुम क्या करोगे। द रीजन फॉर द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट मे ड्यू टू रीजन लाइक इकोनॉमिक फैक्टर एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। ये बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर तो आपको पता होगा, मगर लायबिलिटी मैनेजमेंट आपके एक सिलेबस में नहीं है। तो वही आता है कि लोग होम लोन लेते हैं, मगर होम लोन लेने में क्यों डिफॉल्ट करते हैं। तो देर आर 2 रीजन। नंबर 1, टू पे द हायर इनकम, कि कॉमन है उनका ईएमआई जो होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा होता है। एंड नंबर 2, टू पे रिड्यूस ईएमआई एंड एलोंगेट पीरियड। इलोंगेट का मतलब क्या होता है कि भाई वो लोग एक मुद्दत ले लेंगे, बराबर। बैंक हैव इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द अबाउट 2 ऑप्शन। सम कस्टमर में भी विलिंग टू पे हाई। सीधा है कि भाई तुम्हारे डिफॉल्ट से बचना है तो सिंपल है कि तुम टर्म्स ऑफ ईयर कम कर दो, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बड़ी रखो। देखो लिखा हुआ है, सम कस्टमर में विलिंग टू पे हायर ईएमआई एंड कीप द रीपेमेंट पीरियड द सेम लेवल। भाई पेमेंट वही रहेगा, भाई 30 साल की लोगे तो 30 साल, मगर मैं ईएमआई बढ़ाता, जिससे क्या होगा, मेरा पेमेंट जल्दी हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द कस्टमर में नॉट एफोर्ड टू पे द इंक्रीज ईएमआई। वही चीज है ना कि भाई अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर बोलते हैं कि भाई ईएमआई बढ़ गया, 10,000 के बदले 11,000 हो जाता है, तो कस्टमर को 1,000 का बर्डन ज्यादा लगता है। सो दिस विल रिजल्ट इन लोन बिकम ओवर ड्यू एंड सब्सिक्वेंटली, वो इसी तरह से उनकी लोन का ड्यू बढ़ते जाएगा, वो भरेगा नहीं तो वो ऑटोमेटिकली असेट क्या हो जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएगी बैंक के लिए। एंड नंबर 2, अदर ऑप्शन इज टू पे द सेम ईएमआई फॉर इलोंगेटेड रीपेमेंट पीरियड एंड द लोन अकॉर्डिंग टू रिमेन परफॉर्मिंग। है ना, वही कि भाई जितने हफ्ते तुम्हारे पीछे से भी मॉनिटोरियम हुआ तो हफ्ते बढ़ गए ना लोगों के, बस ये हो सकता है आपका ईएमआई बढ़ेगा नहीं, आपका पीरियड बढ़ जाएगा। डिफॉल्ट इन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई 2 रीजन हो सकते हैं ना डिफॉल्ट होने में। एक तो जेन्युइन रीजन है
जेन्युइन का मतलब भाई मेरे पास पे करने के लिए भी पैसा नहीं है, लॉकडाउन आ गया, मेरा क्लासेस बंद है, मेरा धंधा बंद है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद है, मेरी अदर सोर्स ऑफ इनकम बंद है। नहीं, विलफुल डिफॉल्ट का मतलब कितने लोग होते हैं जान मुझ के इच्छा कहा भाई हमारा बनना नहीं छोड़ने, ज्यादा में ज्यादा बैंक क्या करेगी, कोर्ट में ले जाएगी, नोटिस देगी, डिफॉल्टर बना देगी। तो ये कारण होते हैं डिफॉल्ट इन क्रेडिट कार्ड। क्लियर। तो डिफॉल्ट हमने तीनों तीन चीज देख ली कि होम लोन डिफॉल्ट है तो क्या ऑप्शन रहता है, क्रेडिट कार्ड और एटीएम में डिफॉल्ट, और डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड और उसके अंदर डिफॉल्ट होता है, तो आपको क्या करना है ना, आप हम रिकवरी। ये तो हमने अभी तक सीखा कि सामने वाला डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट हुआ तो बैंक ने भी पैसा लगाया भाई, बैंक लॉस पे थोड़ी जाएगा, तो बैंक वो हिसाब से रिकवर करेगा। तो रिकवर करने के लिए भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है, प्रोक्योरमेंट वाला प्रोसेस होता है, जो सबको ध्यान देना जरूरी है। Recovery process is a scientific as well as essential tool for maintaining the quality of retail asset. Recovery process will be designed for both type of defaulter. दोनों दो प्रकार के डिफॉल्टर के लिए रिकवरी प्रोसेस बैंक ने तैयार करा है। जो जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं, जो जानबूझ के पे नहीं करते, दूसरे विलफुल होते हैं जो इच्छा से ही करते हैं। तो जो जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं उनका रिकवरी प्रोसेस जेंटल, सेंसिटिव, अच्छे तरीके से होता है। मगर जो विलफुल होते हैं तो उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उनका प्रोसेस भी अगला रहता है, उनको प्रोफेशनली बैंक अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर देती है न, बेसिकली जो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का होता है वो करती है। अब देखते हैं रिकवरी प्रोसेस क्या है। तो नंबर वन, द रिकवरी पॉलिसी आर क्लियरली स्पेल आउट इन द रिकवरी पॉलिसी ऑफ द बैंक। यानी जब आप एग्रीमेंट करते हो, जब आप लोन लेते हो, तो आपके लोन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ मेंशन होता है। लेट अस सी द डिफरेंट क्लोजेस ऑफ रिकवरी पॉलिसी। नंबर वन, प्रीमेबल। The debt collection policy of bank is to build dignity and respect to customer. The bank will not follow policy that are coercive. जबरदस्ती यानी क्या, धड़ा धमका के नहीं करेगी, जो अनड्यूली है, जो वो पहले से ही वॉइडेबल है। द पॉलिसी इज बिल्ट ऑन कर्टसी, यानी जो भी पॉलिसी होगी वो कर्टस यानी ईमानदारी से फेयर बनाई जाएगी। कि भाई अगर एक बंदे के साथ जो सुलूक किया तो बैंक दूसरे बंदा भी डिफॉल्ट करता है तो उसके साथ भी वही सुलूक करेगी, कोई हार्शनेस नहीं करेगी। देखो पॉइंट नंबर 4 में है, द बैंक बिलीव इन पॉलिसिंग फेयर प्रैक्टिसेस विद कलेक्शन ऑफ ड्यू, रीपोजेशन यानी पोजीशन वापस लेना, कस्टमर कॉन्फिडेंस को क्रिएट करे रखना, उनसे निकलवाने की कोशिश करना एंड सो ऑन। द रीपेमेंट शेड्यूल फॉर एनी लोन विल बी फिक्स। सीधी जे पहले से तुम्हारा टर्म लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, कॉमर्शियल लोन हो या पर्सनल लोन हो, सब फिक्स होती है। द बैंक विल एक्सप्लेन टू द कस्टमर द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, सीधा बता देगी कि फ्लैट है कि रिड्यूसिंग है, किस प्रकार इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, आपका ईएमआई कितने का होगा, कितने महीने में पूरा करना है, तो ये सब पहले से बताया होता है। द बैंक विल एक्सपेक्ट द कस्टमर टू एदर द रीपेमेंट शेड्यूल। बैंक बोलती भी कि आप एक बार चेक कर लो, पढ़ लो, एग्रीमेंट को स्टडी कर लो। The bank security repossession policy aimed at recovery of due in the event of default, and it is not willful deprivation of property। यानी बैंक सिक्योरिटी रिपोजेशन की पॉलिसी क्या होती है कि बैंक आपको मौका दे रही है कि आप अपना पे करो। हमारा मकसद नहीं कि हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त करें, आपकी प्रॉपर्टी जब्त तभी होगी जब आप पेमेंट बनने में डिफॉल्ट साबित होते हो। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज फेयरनेस। फेयरनेस यानी मैंने तो ऊपर पहले ही बताया कि बैंक हमेशा सभी कस्टमर के साथ फेयर, ईमानदारी से, सिस्टमेटिकली, सही तरीके से काम करेगी। क्लियर। किसी को अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जनरल गाइडलाइंस। Following guidelines are applicable to all member or representative of the bank involved in advancement of recovery of loan। जो लोग रिकवरी में लगे हुए हैं बैंक के बिहाफ पे, आता कोई एजेंसी, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने, बैंक वालों ने बैंकिंग एक्ट के मुताबिक कुछ ना कुछ गाइडलाइन बनाई है। देखो क्या बताया, द कस्टमर विल बी कॉन्टेक्टेड ऑर्डिनरी एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस और एट द प्लेस ऑफ हिज अवेलेबल और इफ अनअवेलेबल विद द प्राइस ऑफ बिजनेस। यानी सीधा बताया
कि बैंक के जो कस्टमर हो गए, क्लाइंट हो गए, कस्टमर को उनकी जगह पे मिलेंगे, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो उनके रेसिडेंस पे, अगर रेसिडेंस पे नहीं है तो उनकी परमिशन लेके उनकी ऑफिस की जगह पे भी मिल सकते। कौन? उगराने वाले। बैंक स्टाफ or any representative of the bank in respect of collection will identify himself by authority letter issued by the bank। कोई भी आलू चालू इंसान आपके वहाँ उघराणी करने नहीं आ सकता। जब भी वो आपके वहाँ उघराणी करने आते हैं तो आपको बैंक का अलॉटमेंट लेटर बताएंगे। बैंक विल रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ हिज बोरोवर। ये तो सीधी है कि भाई तुम्हारे तमाशे नहीं करने, जो बैंक का इंसान आएगा और रोड पे तमाशे नहीं करेगा, वो आपसे संयम से, निष्ठता से, अच्छी तरीके से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी है कि कस्टमर के साथ प्राइवेसी मेंटेन की जा सके। Bank is committed to ensure that all return and communication with borrower will be in simple business language, and bank will adopt civil manner for interaction। यानी भाईगिरी टाइप नहीं, दादागिरी टाइप नहीं, लुकागिरी टाइप नहीं, गाली गलोच नहीं, जो रूल्स सिस्टमेटिक मैनर्स बताएगा उसके हिसाब से काम करेगी। नॉर्मली बैंक रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट द बिटवीन मॉर्निंग 7 टू 19 आवर। 19 आवर का मतलब क्या हुआ? 7 से 7 बजे तक। 7 बजे बाद वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। बोरोवर रिक्वेस्ट टू अवॉइड कॉल एट पर्टिकुलर टाइम। हाँ, तुम्हारा इतनी अथॉरिटी, कभी मेरी जॉब का टाइम है, मेरे ऑनलाइन लेक्चर का टाइम है, तो वो समय में आप लोग सही तरीके से सामने वाले पे केस कर सकते हो। यानी कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, आप 4 बजे कॉल करिए, तो आपको 4 बजे कॉल करेगा, आपको कॉल कर करके हैरान नहीं करेगा। नंबर 7, बैंक विल डॉक्यूमेंट द एफर्ट टू द रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड कॉपीज टू द कस्टमर इफ दे वांट टू कीप ऑन रिकॉर्ड। चाहे तो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ऑल असिस्टेंट विल बी गिवन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। वो तुमको डायरेक्ट उगरानी करने नहीं आएंगे, जब्त करने नहीं आएंगे, पोजीशन लेने नहीं आएंगे, आपको बोलेंगे भाई आपके पास इतना समय है, अगर हो तो आप भर दो, और जो चलता है वो सही तरीके से चलने दो। Inappropriate occasions such as bereavement family, such as accident occasion will be avoided for making call to visit collect। यार सीधे सब गाइडलाइंस बताए क्या करना है। अब ये पढ़ लेना है, लर्न करने जैसा नहीं है। रिकवरी एजेंट मैंने बताया कि प्राइवेट बैंक में भी होते हैं, पब्लिक बैंक में भी होते हैं। लोक अदालत का मतलब क्या होता है, तो ये तुमको एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई एज पर द सजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and the RBI guidelines, the bank were advised to use the form Lok Adalat for the recovery of loans such as personal loan, credit loan or housing loan with less than rupees 10 lakh। अगर आपकी अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख या उससे कम है तो लोक अदालत के ज़रिए भी बैंक आपसे पैसा रिकवर कर सकती है। बैंक आपसे पैसा रिकवर कर सकती है। क्लियर? अब यहाँ से जो आगे बढ़ता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके इसका यूनिट 4 कवर कर देंगे।